गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संगम काल के शासकों का प्रशासन। इससे पहले के वाले जो वीडियो में हम लोगों ने बताया था संगम काल ये जो युग था उसके अंदर संगम का अर्थ क्या था, ठीक है, और संगम के अंदर कौन कौन से काल के अंदर कौन कौन से राजवंश हुए, जिनमें 3 प्रमुख राजवंश थे। पहला चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य, ठीक है। पांड्य राजवंशों के काल में संगम साहित्य फला फूला था, लेकिन फिर भी पूरा विवरण हमें पांड्यों का उसमें नहीं मिल पाता था। लेकिन जो चीज़ हम लोगों ने मेन था वो आपको उस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है। और अब हम बात करते हैं संगम काल के शासकों का प्रशासन किस तरीके से था। तो प्रशासन की सबसे पहली जो कड़ी आती है वो होती है राजा, ठीक है। पहली प्रशासन की सबसे पहली कड़ी क्या है? राजा। राजा के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो चेर, चोल, पांड्य इन तीनों राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित थी और वंशानुगत उत्तराधिकार का भी प्रचलन था। उत्तराधिकार के लिए कई बार खूनी संघर्ष भी होते थे। राजा सभी अर्थों में निरंकुश था, किंतु उस पर जनता ने के चुने हुए प्रतिनिधियों से निर्मित 5 समितियों का नियंत्रण रहता था। ये प्रतिनिधि जनता के हितों की रक्षा करने के लिए राजा को प्रेरित करते रहते थे। ये समितियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती थी और स्वायत्त थी। तत्कालीन साहित्य से पता चलता है कि जनता अपने शासकों से संतुष्ट थी, अतः राजा का भी कर्तव्य हो जाता था कि वह अपने व्यक्तिगत आचरण और जीवन में अपनी प्रजा के सामने एक ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करे। वह प्रतिदिन अपना दरबार लगाता था। राजा हमेशा अपना प्रतिदिन राज दरबार लगाया करता था। इसे नलवाही कहकर पुकारा जाता था। राजा जो अपना दरबार लगाता था उसे क्या कहते जाते थे? नलवाही। दरबार में राजा अपनी प्रजा की शिकायतें सुनना करता था और उसका न्याय करता था। पुरुनारू की एक कविता में चक्रवर्ती राजा के उद्देश्यों का उल्लेख हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रशासन की दूसरी जो मुख्य कड़ी है वह है मंत्री परिषद और अधिकारी। मंत्री परिषद जैसी संस्था का अस्तित्व था या नहीं इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, परंतु राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने एवं महत्वपूर्ण समस्याओं पर उसे सलाह देने के लिए परिषदों का अस्तित्व अवश्य था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने 2 संस्थाओं का उल्लेख किया है। एक एमेर मंकुल और दूसरी एन पेरायम। एमेर मंकुल नामक संस्था में 5 सलाहकार होते थे, जिसमें मंत्री, पुरोहित, सेनानायक, राजदूत और गुप्तचर। गुप्तचरों में लेखाकारों, कोषाधिकारियों, महल के रक्षकों, पैदल सेना के सेनानायक और कार्यपाल अधिकारी हुआ करते थे। राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना इन सब का उत्तरदायित्व था। दूसरी संस्था एन पेरायम नौकरशाही प्रमुख नागरिकों तथा सेना के 3 अंगों की देखभाल करती थी। पुरोहित प्रमुख ज्योतिषी, वेद, सेनापति आदि राज्य के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। पुरोहित का मुख्य काम धार्मिक कार्यों की देखभाल करना और ज्योतिषी का काम इन धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निकालना था। वैद्य का काम चिकित्सा व्यवस्था की निगरानी करना था। सेनापति सेना की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। इनके अतिरिक्त अन्य विविध अधिकारियों की भी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। कारागार प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। बड़े नगरों तथा राजधानी में रात्रि के समय चौकीदार लोग गश्त लगाया करते थे, यानी कि उस समय भी चौकीदार हुआ करते थे। अब बात करते हैं हम लोग नगर सभा तथा ग्राम सभा। संगम साहित्य से नगर सभा तथा ग्राम सभा की जानकारी हमें मिलती है, परंतु उसके स्वरूप
तथा आकार और कार्यक्षेत्र का विवरण नहीं मिलता है। नगर सभा का मुख्य कार्य न्याय व्यवस्था के संचालन में राजा को सहयोग देने का तथा अन्य मामलों पर राजा को सलाह देना और शायद नगर की समस्याओं पर राजा का ध्यान आकर्षित करना रहता था। ग्राम सभा गांव के लोगों की सभा थी जिसमें समूचे गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता था। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय कार्यों की देखभाल के लिए मंत्री तथा न्यायाधीश हुआ करते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था और फौजदारी मामलों में तो वही अंतिम निर्णायक भी होता था। दंड व्यवस्था बहुत कठोर हुआ करती थी। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है रंगे हाथों पकड़ा जाता था तो उसका सिर काट लिया जाता था। व्यभिचारी व्यक्ति के लिए भी मृत्युदंड का विधान था। व्यभिचार की नीयत से किसी अन्य व्यक्ति के घर में घुसते हुए पकड़े जाने पर उस व्यक्ति के पैर काट दिए जाते थे और झूठी गवाही देने वाले की जबान काट दी जाती थी। तो इससे आपको पता चलता है कि न्याय व्यवस्था कितनी स्ट्रांग थी और मजबूत थी उस समय की और बहुत ही कठोर हुआ करती थी। इतनी कठोर कि अगर लोग बाग उसके बारे में जान लेंगे तो शायद वह अपराध करना ही छोड़ देंगे। ठीक है, और जो नहीं करते तो उनके सामने आदर्श प्रस्तुत कर दिया जाता था इसका। तो न्याय व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और कठोर थी जिससे कि समाज के अंदर अपराध बहुत कम हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि उस युग में प्रत्येक राजा के पास एक शक्तिशाली सेनानायक हुआ करता था। वह अपने साथ में एक शक्तिशाली सेनानायक जरूर रखता था क्योंकि हर कोई अधिराजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। राजाओं के पास चतुरंगनी सेना हुआ करती थी जिसमें पदाति, अश्वारोही, रथारोही और गजारोही ये सभी हुआ करता था। सेनापति को एनाडी कहा जाता था। सेनापति को क्या कहा जाता था? एनाडी। रथों में घोड़ों के स्थान पर बैलों का प्रयोग भी किया जाता था। कुछ कुछ जगह पे रथों में बैलों का प्रयोग भी किया जाता था घोड़ों की जगह। अस्त्र शस्त्रों में तलवार, तीर धनुष, कवच, भाला, ढाल आदि का उल्लेख मिलता है। युद्ध क्षेत्र में ढोल और शंख बजाकर सैनिकों को उत्साहित किया जाता था। सैनिकों का विश्वास था कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वालों को स्वर्ग मिलता है। विजय की कामना से जो आक्रामक युद्ध लड़े जाते थे उनमें बहादुर सैनिकों के मारे जाने के बाद भी उनकी समाधि पर पाषाण के थड़े लगा दिए जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। राजा स्वयं युद्ध का संचालन करता था। युद्ध के मध्य यदि राजा मारा जाता अथवा घायल हो जाता तो पराजय स्वीकार कर ली जाती थी। विजित देश को बड़ी क्रूरता के साथ नष्ट भ्रष्ट किया जाता था। यहाँ तक कि खेत खलियान भी नहीं छोड़ा करते थे। कभी कभी साहसी स्त्रियाँ भी अपने पतियों के साथ युद्ध मैदान में चली जाती थी। अब हम बात करते हैं राजस्व व्यवस्था वहाँ पर कैसी थी संगम युग में। भूमि कर की आय का भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। ठीक है, उस समय भी भूमि कर ही राज्य की आय का मुख्य साधन हुआ करता था। व्यापार से प्राप्त कर से भी पर्याप्त आय होती थी। भूमि कर को कराई कहा जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कराई, संगम काल में कराई किसे कहा जाता था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, भूमि कर को संगम काल में कराई कहा जाता था। कुल उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था इस बारे में निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है। संभवतः वैदिक काल की भांति कुल उपज का 1/6 भाग जरूर वसूल किया जाता होगा। जिन किसानों को राज्य सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता था उनसे सिंचाई
का अतिरिक्त कर भी लिया जाता था। राज्य की सीमाओं पर चुंगी वसूलने तथा तस्करी को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था थी। सीमा शुल्क को उल्लंघु कहा जाता था। उल्लंघु, ऊ आदा ल गु, ठीक है। ये भी एग्जाम्स में बहुत आता है कि उल्लंघु कैसे कहा जाता था, उसकी क्या व्यवस्था थी। तो कहाँ पर व्यवस्था थी, कम थी, तो संगम काल के अंदर, ठीक है। जो सीमा शुल्क लिया जाता था लोगों से, उसे उल्लंघु कहा जाता था। युद्ध में शत्रु पक्ष से जीती तथा लूटी हुई गई संपत्ति भी आय का एक अन्य साधन था और इसे इराई कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इराई किसे कहा जाता है। तो संगम काल में जो युद्ध क्षेत्र में जो संपत्ति लूटी जाती थी, उसे इराई कहा जाता था। शत्रु पक्ष से जीती तथा लूटी गई संपत्ति को क्या कहा जाता था, इराई। राज्य की ओर से धन की अतिरिक्त मांग एवं बलात् लिए गए उपहार को इरादू कहा जाता था। राज्य की ओर से धन के अतिरिक्त मांग एवं बलात् लिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था, इरादू। संगम काल में चोल शासकों ने कुंभकोणम में एक विशाल कोषागार की व्यवस्था की थी। तो संगम काल का विशाल कोषागार की अगर बात की जाए तो कहाँ पे हुआ था, कुंभकोणम, और ये किसने की थी, चोल शासकों ने, ठीक है। अब हम बातें करते हैं संगम काल के आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन में कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। पहला टॉपिक हमारा कृषि। संगम काल में दक्षिणी राज्यों के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि भूमि अत्यंत उर्वर थी और पर्याप्त मात्रा में कृषि की जाती थी और कृषकों को वल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वल्लाल। तो ये भी क्वेश्चन आता है इतिहास में कि संगम काल में वल्लाल किसे कहा जाता था, तो किसको कहेंगे, कृषकों को, यानी किसानों को। वल्लाल वर्ग दो हिस्सों में विभाजित था। पहला, संपन्न कृषक वर्ग जिसके पास अपनी भूमि थी, इन्हें वेलारस कहा जाता था। वेलारस। और भूमि का अधिकांश भाग इन्हीं के अधिकार में होता था। किनके अधिकार में, वेलारस के अधिकार में। ये लोग स्वयं कृषि नहीं करते थे और सेवकों तथा मजदूरों से अपनी खेती करवाते थे। सेना एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए सामान्यतः इसी वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता था। दूसरा जो वर्ग था वो था विपन्न कृषक अथवा मजदूर कृषक वर्ग। इस वर्ग के लोगों के पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी और वे संपन्न वल्लालों की ज़मीन पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे, यानी वेलारस की ज़मीनों पे ये काम किया करते थे। महिलाएं, विशेषकर निम्न जाति की नारी कृषि का काम करती थी। चावल, नारियल, काली मिर्च, कटहल, हल्दी, गन्ना आदि की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कृषि के लिए सिंचाई की भी व्यवस्था थी। नहरों और तालाबों से जो जल सिंचाई के लिए दिया जाता था उस पर राज्य किसानों से अतिरिक्त कर वसूल करता था। कुल मिलाकर संगम काल में प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण था। अब बात करते हैं हम लोग उस समय उद्योग धंधे कैसे थे। संगम काल में लगभग सभी प्रकार के घरेलू कुटीर उद्योग धंधे उन्मत्त अवस्था में थे। सूती और रेशमी वस्त्रों का उद्योग काफ़ी विकास कर चुका था। संगम साहित्य की कविताओं में सूती कपड़ों के बारे में कहा गया है कि वे सांप के कैचुल या भाप के बादल की तरह महीन होते थे और उनकी कढ़ाई इतनी अच्छी होती थी कि धागे आँखों से दिखाई भी नहीं पड़ते थे। बुनाई का कार्य प्राय स्त्रियां ही करती थी। उरयूर सूती कपड़े के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। उरयूर सूती कपड़े का व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि संगम काल का प्रसिद्ध सूती वस्त्र का व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो क्या जवाब देंगे हम लोग, उरयूर।
गन्ने से शक्कर बनाने का उद्योग भी काफ़ी विकसित था। ताड़ का रस तैयार करने वालों का व्यवसाय, बढ़ईगरी का व्यवसाय, रस्सी बनाने का उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, स्वर्णकारों का व्यवसाय, चर्म उद्योग, नमक बनाने का उद्योग तथा भवन निर्माण उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। तो यानी संगम काल में कृषि के साथ साथ उद्योग धंधे भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। अब अगर हम बात करें तो व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं। संगम युग में तमिल राज्यों में व्यापारिक उत्कर्ष का युग था। संगम साहित्य में तत्कालीन व्यापारिक गतिविधियों का व्यापक चित्रण हमें मिलता है। बंदरगाहों पर मस्तूलों पर झंडे लगे हुए व्यापारिक जहाज इकट्ठे हुआ करते थे। समुद्र में जहाज़ों का मार्ग निर्धारित करने के लिए लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ बनाए जाते थे। नीरा, पौंडी, मुशिरी, कोरकही, कुहूर, नेलीसंडा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। इसमें से कुहूर जो है वो वर्तमान में का जो पांडिचेरी है हम लोग सुनते हैं वो था। ठीक है, पांडिचेरी आज भी बंदरगाह है। ठीक है, इन बंदरगाहों पर यवन लोग जहाज में सोना और अपने देश का सामान लेकर पहुंचते थे। यहाँ की मुख्य निर्यातक वस्तुएं थी काली मिर्च, सूती वस्त्र, मलमल, रेशमी वस्त्र, हाथीदांत, मोती, कीमती रत्न, हीरे, नीलम और कीमती पत्थर आदि। और मुख्य आयात की जाने वाली जो वस्तुएं थी उसमें थे कांच का सामान, मूंगा, शराब, सोना, चांदी, तांबा, सिक्के आदि। रोमन लोगों के अतिरिक्त तमिल लोगों का मिस्र, अरब, चीन एवं मलयद्वीप से भी व्यापार होता था। मलयद्वीप यानी वही मालदीप हो गया अपना। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। ये भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, वेनिगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें ये भी नहीं पूछेंगे कि आपको संगम साहित्य में कहा गया है, किस में कहा गया है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है और आपको ये ध्यान रखना है। तो वेनिगर का अर्थ क्या है? संगम साहित्य में व्यापारियों का जो वर्ग था उसे क्या कहते थे? वेनिगर। व्यापारियों के पास प्राय 2 मंजिले भवन होते थे। नीचे की मंजिल गोदाम का काम करती थी और ऊपरी मंजिल आवास का। यह वर्ग काफ़ी संपन्न हुआ करता था। पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि तत्कालीन नगर अरिकामेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। अरिकामेडु क्या था? एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां वस्तुओं को एकत्र कर भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। मुजिरस, पुहार एवं अरिकामेडु की खुदाई में रोमन साम्राज्य, अगस्टस और रिवेरियस के मोहर वाले सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। क्रेन गेनोर में रोम के सम्राट अगस्टस की स्मृति का मंदिर भी बनवाया गया था। अरिकामेडु की खुदाई में के बाद जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि रोमनों ने भारत में एक बड़ी फैक्ट्री भी स्थापित कर ली थी। पेरिप्लस का लेखक 75 ईस्वी में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार का विवरण देता है। वह भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख करता है। इस समय में व्यापारिक कार्रवाई का नेतृत्व करने वाले स्थल सातवाह को मासात्रुतवान और समुद्री सातवाह को मानमिकन कहा जाता था। तमिल राज्यों का आंतरिक व्यापार भी काफ़ी समृद्ध था। आंतरिक व्यापार में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर शुल्क वसूल किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने संगम काल के प्रशासन और आर्थिक जीवन के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संगम काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे।